बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड, ये बात जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए कि आज हमारी है पोस्ट रिजल्ट बैच की फ़र्स्ट क्लास, यानी कि आज हमारी कई नए चेहरों से मुलाकात हुई है, फिजिकल ऑन कैंपस भी और ऑनलाइन भी। हमने जो है ना वो बड़े सारे आज हमने तो ऐसा लग रहा है आज पार्टी हो रही है, धूम मची हुई है, लुट मची हुई है। बच्चे ऑनलाइन हैं, बच्चे सीरियस हो गए हैं, बच्चे जाग गए हैं माशाल्लाह। ठीक है, जो मैं खाली क्लास में बैठ के चंद लोगों के साथ बातें करता था, आज मैं थोड़े से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन में जो कम लोग आते थे, रिकॉर्डेड में बहुत ज़्यादा थे, आज ऑनलाइन में भी तादाद बढ़ गई। तो आज ईद का दिन है, ठीक है जी। तो आई वेलकम यू ऑल टू द पोस्ट रिजल्ट बैच। सबके चेहरे गमगीन हैं, सब परेशान हैं, सब बेहाल हैं कि ये पेपर क्यों नहीं निकल रहा है, ये पेपर क्यों पास नहीं हो रहा है। ठीक है जी। और अल्लाह का शुक्र है एडमिशन में मेरे पास तो इंक्रीज़ इस वजह से भी आ गया कि अल्लाह ने एक मेरिट दे दिया, स्नाची को कम नहीं होगा। तो लोगों के जहन में आ गया कि यार ये कोई है कुछ ना, इसके बच्चे इसने पहला बैच पढ़ाया और इसके बच्चे का आगे मेरिट। ठीक है भाई साहब, इसी को पकड़ लो भाई जी, इसी को पकड़ो, इससे बिजनेस लॉ ही पढ़ो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जब मेरिट आ सकता है तो पास भी हो जाएंगे। ठीक है जी। यार देखो, मेरिट का आना या ना आना ना, ये अल्लाह की तकसीम है। ठीक है जी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। यकीन करो, मैंने तो उतनी ही मेहनत की थी जितनी मैंने सब बच्चों पे की है। अगर उस बच्चे का मेरिट आया तो उसमें उसकी ज़्यादा मेहनत है, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ी कम है, मैंने तो लेक्चर ऑनलाइन डिलीवर कर दिए। हाँ, बस एक जो मैं अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन समझता हूँ, आखिरी महीने के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप फ्री कर दिया था अपना। उसके अंदर सवालों के जवाब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चलते रहते थे। उस बच्चे का नाम मुबीन अख्तर है और व्हाट्सएप पे उसका टैग है द हेल्पिंग हैंड के नाम से। तो मुझे असल में उसका नाम मेरिट से पहले पता भी नहीं था कि नाम क्या, हेल्पिंग हैंड के नाम से जानता था। होता ये था कि जब भी मैं बिज़ी था होता था और मेरे शेड्यूल चूँकि शादी के दिन करीब थे तो मैं टफ़ चल रहा था, बच्चे सवालात करते थे और वो मुझसे पहले उन सवालों का जवाब दे दिया करता था। मैं बोलता था हेल्पिंग हैंड बहुत ज़बरदस्त, हेल्पिंग हैंड बहुत अच्छा जवाब दिया। तो वो हेल्पिंग हैंड के नाम से एक मशहूर था ग्रुप में। कभी कभार वो भी गलत देता था जवाब, तो मैं उसको करेक्ट कर दिया करता था। फिर कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसी भी थी कि मैं आखिरी महीने में आके कुछ छोटे छोटे पोल क्रिएट करता था व्हाट्सएप ग्रुप पे, इतने टफ कि मुझे पता है सारे बच्चे गलत जवाब देंगे। गलत जवाब देते थे, 2-3 बच्चे सही देते थे, तो उसमें कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती थी। फिर वॉइस नोट पे रात के वॉइस चैट खोली मैंने पेपर से एक दिन पहले, पेपर से एक रात पहले वॉइस चैट खोली हुई, हाँ भाई सबकी तैयारी सही है, अमन है, शांति में हो। तो मेहनत तो मैंने सबके लिए की थी, मेरिट एक का आया। फेल भी तो हुए, वो भी तो मेरे बच्चे थे। अब फेल इंसान अपनी गलती से होता है, टीचर की गलती से नहीं होता। इसी तरह से मेरिट भी इंसान का अपनी मेहनत से आता है, टीचर की मेहनत से नहीं आता। ठीक है जी। एक मोहतरम उस्ताद है मेरे, वो कहते हैं कि भाई आपको तो पता ही है कि मेरिट तो बच्चे की जो है ना वो मेहनत होती है, ग्रेड हमें मिल जाता है। ठीक है, दुनिया चला रही होती है सर पे टीचर को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तौफीक दी है कि सही डायरेक्शन में पढ़ाऊँ, ऐसा पढ़ाऊँ, इतना सफिशिएंट पढ़ाऊँ कि आप लोगों के लिए पास करना आसान हो। अच्छा याद रखो, मेरे लेक्चर कोई इतनी डिटेल नहीं होते, इतने तवील नहीं होते कि मैं जो है ना 100 घंटे 125 घंटे पे लेक्चर लेके जाऊँ, कोर्स लेके जाऊँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर, मैं कायल ही नहीं उस चीज़ के। मैं कहता हूँ कम पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, रेलिवेंट पढ़ाओ यार, रेलिवेंट पढ़ाओ। यूँ समझो कि अब तक जो मैं बिज़नेस लॉ पढ़ा चुका हूँ 3 चैप्टर्स अराउंड, समझो अब तक के इत्तलात के मुताबिक मैंने करा दिए हैं 22 घंटे में 3 चैप्टर। ठीक है जी। और उसमें भी कुछ चैप्टर लेंदी थे, ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिडिटी वगैरह वाले थोड़े से लेंदी थे, उसमें मुझे टाइम लग गया ज़्यादा। वरना समझो कि सबसे ज़्यादा टाइम जो मुझे लगा है वो लगा है चैप्टर नंबर 3 में, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स में मुझे टाइम लग गया था। अगर आप कंपेयर करो अदर जो है जो पढ़ाने वाले हैं उनके घंटों से कंपेयर करो, आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील होगा। ठीक है जी। मेरे घंटे काफ़ी कंसाइज होते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि मैंने जब कंपैरिजन किया ना बैठ के, तो जो चैप्टर कभी किसी ज़माने में लेट से 15 घंटे में हुआ करता था, वो मेरा 5-6 घंटे में हो रहा है। 100% प्रैक्टिस, 100% कॉन्सेप्ट, MCQs भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पूछ लो, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा। तो अप्रोच मेरी क्या है, अप्रोच मेरी स्मार्ट अप्रोच है थोड़ी सी। मैं कम वक्त लगाता हूँ, ज़्यादा चीज़ें पढ़ाता हूँ, लेकिन स्पेस से जाता हूँ कि सब मेरे साथ हों। ऐसा ना हो कि बोलो यार आप भगा रहे हो, नहीं। हर एक को क्लास में लूप में ले चलता हूँ, समझ आ रही है चीज़, समझ आ रही है क्या, मैं आगे बढ़ जाऊँ। ऑनलाइन वाले बोलते हैं, फिजिकल वाले बोलते हैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एक तो ये नमाज़ का अलार्म थोड़ा सा एडवांस लग गया, 3:30 बजे असर करवा देता है मेरी ये। ठीक है, तो क्लास की अप्रोच मेरी कुछ इस तरह की है। बाकी तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपना पोस्ट रिजल्ट के बारे में कुछ बातें करना। स्लाइड तैयार करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों के सवाल के सारे जवाब हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको करने के बाद सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, जो डिप्रेस्ड हैं, जो परेशान हैं, तो उनसे फिर मैं बात करता हूँ इसी स्लाइड के बाद, इसी पेज के बाद मैं आप लोगों से आपके सवाल दूंगा कि अब बताओ क्या मसला है, कोई मसला है, कोई परेशानी है या नहीं है। अगर कोई मसला परेशानी है तो उसके ऊपर बात करूँगा, फिर ही चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करूँगा, वरना आगे नहीं बढ़ूँगा। ठीक है जी। ताकि जो रेगुलर वाले बच्चे भी हैं तो उनको भी पता चल जाए कि रिफ्रेशर वाले क्यों फेल हो गए हैं, ताकि वो फेल ना हो, उनका परिवार निकल जाए। बात समझ आ रही है? चलो जी। अच्छा, हमारे यहाँ ना आज से पहले
प्री कोविड कॉन्सेप्ट होता था प्री रिजल्ट बैच एंड पोस्ट रिजल्ट बैच, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, तो वो प्री अलग चलता था, पोस्ट अलग चलता था। उसको हम कहते थे रिफ्रेशर बैच। पंजाब साइड पे इसको प्री एंड पोस्ट के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ कहते हैं रिफ्रेशर बैच, ठीक है जी। तो रिफ्रेशर बैच अलग चलता था, रेगुलर अलग चलता था। टीचर करा कर देखते थे ये कि रेगुलर को हल्का सा रोका, स्लो पेस पे लेके गए, रिफ्रेशर को भगा दिया, और इतना भगा दिया कि प्री और पोस्ट साथ आ गया, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अवैस, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो साथ चलाते रहे ऑनवर्ड्स। लेकिन अब ऑनलाइन है तो मुझे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, जितनी एनर्जी से प्री को पढ़ाया उतनी एनर्जी से लेक्चर पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं, तो वो आप लोगों ने अपने पेज पे कवर करने होंगे। अच्छा, सवाल नंबर 1, सर रिजल्ट से पहले कितने लेक्चर हो गए थे? रिजल्ट से पहले 15 लेक्चर हो गए थे। सर आपने कौन कौन से चैप्टर कवर करवा दिए? मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करवाया है, चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, चैप्टर नंबर 3 वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अग्रीमेंट्स, चैप्टर नंबर 4 फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट्स हमने तकरीबन पूरे 22 घंटे में कवर कर लिया है, ठीक है जी। जिसके अंदर से अगर मैं लेक्चर का ब्रेकअप बताऊँ तो शुरू के 5 लेक्चर मेरे लगे हैं चैप्टर नंबर 2 पे, लेक्चर नंबर 6 से लेक्चर नंबर 11 तक यानी कि 6 लेक्चर मेरे लगे हैं किस पे, 3 में, और चैप्टर नंबर 4 पे मेरी सिर्फ लगी हैं 4 क्लासें, ठीक है जी। और 4 क्लासों में चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल हो गया है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है जी। और प्रैक्टिस के अंदर एमसीक्यूज भी शामिल हैं, ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी शामिल हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट क्विज़ कितने हो गए? एक क्विज़ हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 का क्विज़ कंबाइंड हो चुका है। अब 4 करवा दिया है, 5 आप लोगों को करवा रहा हूँ। 4 और 5 का कंबाइंड क्विज़ इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद होगा, जब तक आप लोग अपने 15 लेक्चर कवर करके आ चुके होंगे। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये कि मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, और आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। आप लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप मुझे टाइम पे कोर्स कवर करवा दोगे और इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दोगे कि मैं ICAP को मुंह देने के काबिल हो जाऊँ, मैं पास करने के काबिल हो जाऊँ। यही एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा तो नहीं है, इतनी है। लेकिन मेरी तुम लोग से एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। तुम लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है कि टाइम पे कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा। चलो, आज क्या है? आज है 30 अक्टूबर और बैच कौन सा है? मार्च का है, तो फरवरी पूरा तुम्हारा। मैं नो क्लास एंड लास्ट मंथ पॉलिसी का कायल हूँ। लास्ट मंथ में कोई क्लास नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा टाइम है, सेल्फ स्टडी का टाइम है। मेरी आखिरी क्लास कंपनी लॉ का, चूँकि लास्ट टाइम पहला बैच था, तो वो 26 यू कैन से जुलाई को आखिरी क्लास थी मेरी। जुलाई के भी 3-4 दिन मिल गए थे, अगस्त पूरा मिल गया था, सितंबर में पेपर थे। इसी तरह से जनवरी का जो 31 का महीना होता है, 30 का होता है, 31 का होता है, तो 31 जनवरी इज़ द डेडलाइन। इससे पहले मैं कोर्स ख़त्म कराऊंगा ऑन और बिफोर 31 जनवरी। फरवरी के अंदर नहीं जाने दूंगा, संडे लगाना पड़ जाए भले, मसला नहीं है। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने जो है ना वो एक छोटा सा जो है ना वो मस्ती की थी कि नो वीकेंड क्लासेस। फुल आपका भाई ना टशन में आया था, आपका भाई कोई वीकेंड क्लासेस नहीं पढ़ाएगा। एज अ रिजल्ट हुआ ये कि रमज़ान भी वहीं, ईद भी वहीं, बकरीद भी वहीं, मुहर्रम भी वहीं। आखिरी माह के मैंने बोला भाई साहब कोर्स कराना था, ठीक है, नो वीकेंड क्लास के चक्कर में जो है ना वो मसला ना हो जाए। तो इस बार मैंने ऐसा नहीं किया, हफ्ते को बुलाना पड़ा, हफ्ते को क्लास रखेंगे, पढ़ाएंगे, और आप लोगों ने इसी जज्बे के साथ आना है। इसी जज्बे के साथ क्लास में आओगे, पास हो जाओगे। रिफ्रेशर बैच में लास्ट टाइम कंपनी लॉ में मेरे पास जो बच्चे आए और रिफ्रेशर में बैठ के इन्होंने इसी तरह से पढ़ा, क्योंकि उनको पता था कोई और चारा नहीं है, 2-3 दफ़ा फेल हो चुके हैं, अभी पास करना है। वो बच्चे एंड तक आते थे, कोई नहीं होता था ना, वो 1-2 लड़के तो होते ही थे, पास हो गए, ठीक है जी। तो पास हो जाओगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर मेरी बातों पे अमल करोगे। और मेरी एक्सपेक्टेशन तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतनी तुम्हारी बंदी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती होगी जितना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। कैसे आई हैं? अच्छा जी, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम 100% क्लास अटेंड करोगे, 100%। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भूल जाओगे तुम्हें कुछ आता है, प्रीवियस नॉलेज को रखो साइड पे, पुराने रजिस्टर को रखो साइड पे, पुरानी किताब को रखो साइड पे, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट अगर आता है उसको तुम ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है जी, लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना। जो माजी में हो गया ना, जो चला गया उसे भूल जा, ठीक है जी। जो है उसकी कदर कर, याद है ना, ये वाली बात है। तो जो है उसकी कदर करनी है, जो चला गया उसे भूल जा, कोई मसले वाली बात नहीं है। हो गया फेल, टेंशन वाली बात नहीं है, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं भी फेल हुआ, FR2 में अलहमदिल्ला 3 दफ़ा पास हुआ, तीसरी दफ़ा जाके पास हुआ, ठीक है जी। बिजनेस लॉ कंपनी लॉ मर्ज था, तो पहली दफ़ा तो पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल सही से, 42 आया, दूसरी बार पास हो गया। और ऐसा पास हुआ कि मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, पूरी किताब 27 चैप्टर अलहमदिल्ला याद थे, 27 चैप्टर याद थे, ज़बान पे थे मेरी, ऐसा याद किया था। तो बहरहाल एक्सपेक्टेशन बता रहा था 100% लाइव क्लास में आओगे, ठीक है, भले रिकॉर्डेड में आओ, भले इसमें ऑनलाइन में आओ या फिजिकल में आओ। फिजिकल में आओगे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, मेरे लेक्चर अगर रिकॉर्डेड देखोगे तो 1.5 पे नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में बिल्ट इन 1.5 हूँ, तो मुझे आप 1.5 पे नहीं देख सकते, ठीक है जी। 1.5 की बरकत है ना, स्लो बोलता नहीं हूँ, 1.5 पे बोलता हूँ, जल्दी कोर्स कंप्लीट होता है,
ठीक है जी, चलो, लेकिन समझ आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्लो बोलूँ, लेकिन जहाँ बोलना होता है वहाँ रुक रुक के समझा देता हूँ। अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे ये है कि तुम एक रजिस्टर बनाओगे, नया रजिस्टर खरीदोगे और 3 तरह के पेन अपने पास रखोगे। बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, यही करना है। एक ब्लैक, एक ब्लू, एक रेड, ठीक है। ब्लैक से डालोगे हेडिंग, ब्लू से लिखोगे थ्योरी कंटेंट, और रेड से लिखोगे अहम बातें। जो मैंने कहा ना, नोट कर लो, ये आई क्या पूछ सकता है, इस तरह से चीज़ें बता सकता है, वो तुमने अपने पास नोट कर लेनी है। मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क, तुमने करके आना है। हर क्लास के बाद हमारा एक होमवर्क होता है जो इसी चैप्टर के जो है ना वो लिंक्ड होता है। अभी तो इस चैप्टर में कोई इतने खासे होमवर्क नहीं होंगे, लेकिन आगे जाके अगर सवालात बढ़ते हैं, जैसे क्वांटम पीछे बढ़ चुका है हमारा, 2 और 3 में कितने सारे होमवर्क थे अस्मा, किए थे ना सारे आपने, है ना, 2 और 3 के होमवर्क्स, 4 के होमवर्क्स। हाँ हाँ, वो एक्सटेंडेड प्रैक्टिस अलग थी और जो क्लास में हम करते हैं वो अलग थे। तो तकरीबन 30-35 साल से एक चैप्टर के सवालात होते हैं। तो जब हम लोग इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे तो पास कैसे नहीं होंगे भैया, होंगे ना, डेफिनेटली हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इतनी प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ। इसमें सारी प्रैक्टिस क्लास में नहीं होती, एक हद तक क्लास में होती है, उसके बाद आप लोगों ने घर से होमवर्क करना होता है, जो मैं डिस्कस करता हूँ क्लास में। हाँ भाई, कोई मसला है, कोई परेशानी है तो बताओ। तो आप लोगों ने 100% क्लास अटेंड करनी है, रजिस्टर नया बनाना है, लेक्चर नंबर 1 की हेडिंग डालनी है डेट वाइज, और सारा कंटेंट नोट करना है, ठीक है। मैं खासों बिना नोट कर लेना, उधर भी खासे थे, इतनी टाइट नोटिंग करनी है। अब भले रोमन में करो, उर्दू में करो, इंग्लिश में करो, माइंड मैप्स के थ्रू करो, जिस तरह भी करो, नोटिंग करनी है। नंबर 3, सारे क्विज दोगे, सारे मॉक्स दोगे। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि पास होने वाले या मेरिट होल्डर बच्चों की क्या ट्रेड्स थी, तो उसमें एक ट्रेड तो मुबीन अख्तर की ये थी कि वो हेल्प करता था सबकी, ग्रुप पे सुपर एक्टिव था, ग्रुप पे एक्टिव हो जाओ। अगर मुझसे कोई सवाल पूछ रहे ना बच्चा, तो तुम लोग रिफ्रेशर हो ना, पढ़ चुके हो एक बार, तुम्हें वो जवाब आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो किताब खोल के घुस जाओगे, मुझे जवाब क्यों नहीं आता, ये जवाब कहाँ से देना चाहिए, बच्चों की हेल्प करो, ठीक है। फ्री फोकट के असिस्टेंट बन जाओ और बच्चों को आंसर करना शुरू कर दो, मेरा भी काम आसान करो। लेकिन अपने लिए करोगे, ये मेरे लिए नहीं करोगे। मैं तो आंसर करने में तो वैसे ही कर दूंगा, लेकिन बच्चों को आंसर करोगे तो इससे तुम्हारा अपना फ़ायदा होगा, ठीक है जी। कोई अगर क्वेरी पूछे और तुम्हें नहीं आती ना, नो प्रॉब्लम, सीखेंगे, लेकिन देखो कि टीचर ने इसका क्या आंसर किया, बच्चे का सवाल क्या था। इस सवाल को सुन के तुम्हारे जहन में कोई और सवाल आता है तो मुझसे पूछो, पूछने से रुकना नहीं है, पूछना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने, टक टक नहीं करो गंजू, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। ओके, तो क्लास में भी आना है, क्विज भी करना है, मॉक भी देना है, और ग्रुप में एक्टिव भी हो जाना है। ये सारे काम करोगे तो फेल नहीं होगे। रजिस्टर तगड़ा बनना चाहिए और याद करना है साथ साथ। अगर तुम्हें कोई कहता है बिजनेस लॉ याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें वो पागल बनाता है, ठीक है जी। उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। कॉन्सेप्ट तगड़े रखने हैं, वो माइंड मैप से हमारे तगड़े हो जाएंगे, लेकिन जहाँ याद करने वाली चीज़ें, जहाँ कोई रिटेन करने वाली चीज़ें, ऐसा चलते कोई आई नहीं ना इतनी। हाँ, एसेंशियल्स अगर हैं, एसेंशियल्स आ रहे हैं, एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, एसेंशियल फॉर एक्सेप्टेंस, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो याद करना है, ठीक है। समझ से कुछ नहीं उखाड़ सकते आप, हेडिंग याद कर लो कम से कम, हेडिंग याद करो कि अंदर का कंटेंट तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। पागल के 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। 100% पागल, कभी अनपागल, और एक वो जब कभी दुख बीमारी में हो तो उसको अपनी माजी की मोहब्बत याद आती है और फिर वो डिलीरियस फ्रॉम फीवर हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह की हेडिंग तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि कुछ सवालात मैं लेता हूँ, वहाँ से लेता हूँ, चैट से लेता हूँ, बाद में लूँगा। ओके, सो टिल डेट हमारे 15 लेक्चर हो गए। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 हमने कवर कर लिया है। आपने क्या करना है, आपने 5 मेरे साथ शुरू करना है और 2, 3, 4 घर पे जाके शुरू करना है। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि एक दिन में कम से कम 2 लेक्चर ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, सुबह जल्दी आगाज़ करो सुबह का। अल्लाह ने सुम्मत की बरकत सुबह के वक्त में रखी है, इसलिए मैं अपनी कंपनी लॉ की क्लास सुबह में रखता हूँ। मैंने उनको कहा था, हाँ वाकई इस याद है, इसकी कंपनी लॉ का मेरा लास्ट बैच का स्टूडेंट है रिनूर, इसको मैंने कहा था कि सबको मैं क्या कहता था सुबह के बैच में कि यार अल्लाह ने सुम्मत की बरकत सुबह में रखी, सुबह क्लास लो। अल्लाह ने सुम्मत की बरकत सुबह में क्लास रखी है, सुबह में रखी है, सुबह की क्लास लो। सुबह की क्लास से अल्लाह ने मेरिट दे दिया, ठीक है जी। तो सुबह की एक अलग बरकत है। सुबह उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो और लेक्चर लेने बैठ जाओ। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, नरम बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरी आसानी कर दे। जो मुझसे पूछ रहा है उधर भी मैं फेल हो गया, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, मैं उसको पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 2 रकात नफिल पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह दिमाग में आइडिया डाल देंगे क्या करना है। मेरे बस की बात तो नहीं है ना, अल्लाह के बस की बात है। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से कंटिन्यूस मांगना शुरू कर दो और मेहनत मेरे साथ शुरू कर दो, पेपर पास होता है, नहीं रुकता फिर, ठीक है जी। बाकी तुम लोगों के नाम मैंने पूछे नहीं है, 3 नई शक्लें एक एक करके पूछते हैं। अच्छा बहरहाल, तो तुम लोग ने क्या करना है, 2 लेक्चर डेली बेसिस पे लेना शुरू कर दो और अच्छी नोटिंग करना शुरू कर दो। और जो सवाल मैं दूँ ना, होमवर्क, लेट से मैं लेक्चर नंबर 2 एंड किया और मैंने कहा ये होमवर्क करके लाना, तो कसम में 3 नहीं खोलोगे, 3 नहीं खोलोगे जब तक 2 का होमवर्क नहीं कर लो, ठीक है जी। मेरा जब FIR 2 फेल हुआ ना,
तो मैंने आखिरी अटेम्प्ट में यही किया, मैं अगले लेक्चर पे जाता ही नहीं था, भले ही 2 दिन लग जाए, जब तक प्रीवियस का होमवर्क ना कर लो। करो, लाजमी होमवर्क करो, फिर जाना अगले पे। मेरी बात समझ आ रही है? और होमवर्क करना है रिटर्न में। लेकिन कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तुम पोस्ट रिजल्ट वालों पे एक चीज़ लाजम है, क्या? कि मेरा ड्राफ्टिंग सेशन देखो, ड्राफ्टिंग सेशन मेरा देख के जाओ। वो कहाँ मिलेगा आपको? आपने खोलना है यूट्यूब, ठीक है जी। यूट्यूब पे आपने खोलना है और उसमें आपने ये सरप्राइज़ एक्स खुले हुए हैं। ये मेरे घर के जो बच्चे हैं ना, ये पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं यार, सरप्राइज़ एक्स। अच्छा, तो तुमने क्या करना है, तुमने इस पर खोलना है क्या? हाँ, हुदैद वसी, मेरा नाम लिखोगे तो आ जाएगा। हाँ जी यार, अभी मतलब अल्लाह भला कर तुम्हारा, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज प्रैक्टिकेबल, लेक्चर शुरू करने से पहले। तो ये देखो, ये वाली क्लास आ रही है एक, ठीक है जी। इसका नाम है बिजनेस लॉ फ्रॉम सिनेरियो टू सॉल्यूशंस। ये क्लासेस आपने देखनी है, ठीक है। ये मैंने 2 हफ्ते पहले क्लास ली है और लेक्चर नंबर कौन सा था मुझे याद नहीं है, शायद कोई बीच के लेक्चर था। तो ये लेक्चर के अंदर फिर जो ये वाला लेक्चर आएगा तो आपने स्किप कर देना है, ठीक है जी। ये हमारे कोर्स का ही पार्ट है। तो आपने क्या करना है, पहले वो वाला जाके देख लेना है कोर्स, ठीक है जी, लेक्चर देख लेना है। इसमें होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि आया कि आपकी ड्राफ्टिंग आपके एग्ज़ाम में अप टू द मार्क थी या नहीं थी। तो ड्राफ्टिंग में आपने पक्का हो जाना है। जब ये देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी अब जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको किस तरह लिखना है। क्योंकि अगर होमवर्क ऐसे ही लिखना शुरू कर दिए तो आंसर मेरे मुताबिक नहीं होंगे। अगर चाहते हो आईकैप के मुताबिक आंसर करना तो फिर उस तरह से मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या स्क्रीन पे ये अभी तक कोई यूट्यूब आ रही है या क्या है? यूट्यूब आ रही है, गुड नोट नहीं आ रहा? अच्छा, नहीं वीडियो मैंने चलाई भी नहीं है, मैं तो वो कनेक्ट किया हुआ था, क्या कहते हैं इसे, अटक गई ना स्क्रीन। हाँ, वाईफाई देखूँ? नहीं, वाईफाई तो सही है। ये एयर प्ले में कुछ मसला आया हुआ है। हाँ, यही करूँगा, वो हो ही नहीं रहा है। 1 सेकंड रुको ज़रा यार, वाईफाई बंद करके ना, बल्कि यहाँ का ए पावर मिरर बंद करके दोबारा खोलता है। वेट, अच्छा आज की क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर दूँ, मसला तो नहीं ना? कोई क्लास नहीं अगली मेरी, मतलब तुम लोगों की कोई क्लास तो नहीं ना अगली? बस सही है, थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे असमा, ठीक है? चलो डन है। जो हमारे प्री रिजल्ट वाले बच्चे उनका कंसर्न बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो शुरू से क्लास में उनका हक बनता है। रिफ्रेशर वालों को तो लपेटना फ़र्ज़ है। क्या हो बेटा हो, देखो मस्ती कर रहा है यार आज सॉफ्टवेयर। अल्लाह अकबर, 1 सेकंड ज़रा तुम लोग ऑनलाइन वाले ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करो, बस मैं सॉफ्टवेयर कनेक्ट कर लूँ। खुल गया खुल गया, खुल जा मेरे भाई प्लीज़, तुझे कसम में खुल जा। एक सेकंड ज़रा मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। तंग कर रहा है मुझे आज। काम करते हैं, जब कोई चीज़ नहीं चलती ना तो हम बुलाते हैं बड़े लोगों को। देखो जैसे टास्क मैनेजर को बुलाते हैं ना, हिस्ट्री रही है कि फ़ौरन जो है ना सॉफ्टवेयर खुल जाता है। होता था ना बचपन में, जैसे ही टास्क मैनेजर खोला सॉफ्टवेयर चल गया आपका। कोई गेम हैंग हो रहा है, सही हो गया। चल जा यार, अब कनेक्ट कर ले भाई प्लीज़ यार। देखो तो मस्ती कर रहे हैं। किसकी बदुआ लग गई क्लास को आज, हमेशा स्मूथ जाती है इससे, मुझे कभी कोई मसला किया हो सॉफ्टवेयर में, ठीक है जी। आज इतनी अहम क्लास है और आज की क्लास में सॉफ्टवेयर मस्ती कर रहा है। दोबारा बंद करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा खोलेंगे।
खुल गया। आजा मेरा मुन्ना, आजा मेरा मुन्ना, खुल जा भाई। दिनेश जेठवा को कॉल लगानी पड़ती रहता है। हाँ आ गया। जब मैं इसको गर्म कराता हूँ खुल जाता है। चल जाए यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, हम गए जूम पे, हमने की स्क्रीन शेयर। मेरे बाप की तौबा, मैंने यूट्यूब खोल लिया यार गलती से। बुरा मान गया है, कहता नहीं मेरे अलावा कुछ नहीं खोलो। आ रही स्क्रीन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, ओके, कहाँ बात चली थी हमारी? हाँ, ड्राफ्टिंग की आपने मास्टर क्लास लेनी है, ठीक है जी। ओके, सो अब कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक सवाल जवाब हैं कि मोड ऑफ लर्निंग क्या है, फिजिकल क्लास भी। और यूशवा या अहमद है? ये तो अहमद है। यूशवा लग रहा था ना? हाँ, नहीं ये अहमद है, दोस्त। हाँ जी, चलो, मोड ऑफ लर्निंग क्या है? फिजिकल है और ऑनलाइन है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, सवाल आया होगा चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? चैप्टर नंबर 1 क्या है? लीगल सिस्टम। हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बड़ा बोरिंग है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट लिया हुआ है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर कैसे कवर करना है? पोर्टल पे आके कर लेना। क्लास की ड्यूरेशन क्या होगी? 1.25 घंटे की यूजुअली एक क्लास होती है। जिस दिन हम 2 घंटे पढ़े उस दिन हमें मौत आ जाती है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1.5x पे तुम लेक्चर ले रहे हो, तो 2 घंटे में क्या ही कर लोगे, 5 क्लासों वाला काम कर लोगे, ठीक है। तो हम 1.5 घंटे की क्लास रखते हैं, जिसमें मैं 15 मिनट लेट आता हूँ कभी कभार, ठीक है, कभी कभार, लेकिन फिर मैंने 2.25 क्लास कर ली है, अब मैं टाइम पे आता हूँ, 2:20 तक आ जाता हूँ। तो आज भी देखो 3:15 में 3:20 पे आ गया। तो उसकी 1-1.25 घंटे की क्लास होती है, लेकिन एक ट्रेट है, 5 मिनट लेट आके 10 मिनट एक्सटेंड करता हूँ, कोर्स पूरा करा के जाता हूँ, टाइम पूरा होता है, ठीक है जी। आज भी इंशाल्लाह पूरा होगा, टारगेट पूरा होगा, एटलीस्ट स्टार्ट ले लेंगे चैप्टर का। तो 1.25 घंटे की 1 घंटे की क्लास होती है। और कितनी होती है फ्रीक्वेंटली? हाफ फ्रीक्वेंटली हफ्ते में तकरीबन 4 दिन क्लास होती है। अगर मैं अपना पास्ट रिकॉर्ड देखूँ तो जुमरात को क्लास ली, फिर वो तो एक इंट्रो क्लास ली, फिर प्रॉपर क्लास शुरू करी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर छोड़ दिया, फिर मंडे ली, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ली, फिर छोड़ दिया, फिर मंडे ट्यूसडे ली, फिर छोड़ दिया, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ली, फिर थर्सडे गैप, फिर फ्राइडे ली, फिर सैटरडे संडे ऑफ, मंडे ऑफ, ट्यूसडे ऑफ, फिर आज वेडनेसडे। गैप आते हैं बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा गैप भी आते हैं, 3 दिन गैप भी आते हैं, मसले हतन आते हैं। कैसे? चैप्टर ख़त्म कराया, अब मुझे पता है मुझे उसका क्विज़ लेना है, बोलता हूँ ऑफ है जाओ, ठीक है ऑफ है जाओ, क्विज़ की तैयारी करो, क्विज़ दे दो आके। उसके बाद क्या करता हूँ कि लेट से एक चैप्टर एंड कराया, अब उससे 10 सवाल देना है होमवर्क, 10 तो तुम लोग से एक दिन में अच्छे खान भी नहीं करते तुम्हारे, तो क्या करूँगा, ऑफ दे दूँगा 2 दिन का, जाओ 10 सवाल करके आओ, परसों आएंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो अपने हिसाब से अपने पेस पे कोर्स लेके चल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ये परफॉर्मेंस वाले 2 चैप्टर निकलने हैं, फिर तो कोर्स ये गया हाथ से, छू मंतर, कॉन्ट्रैक्टेड गया, फिर कोर्स हाथ से बहुत आसानी से स्लिप होता है, कुछ भी नहीं है पीछे। एजेंसी है, पार्टनरशिप नेगोशिएबल, खत्म। पार्टनरशिप नेगोशिएबल तो मुझे अपने वक्त में मुझे याद है चैप्टर नंबर 18 और 19 हुआ करते थे, 17 पार्टनरशिप था, 18 नेगोशिएबल था, जो कंबाइंड वाला बिजनेस लॉ जाके देखना, वो मुझे फिंगर टिप्स पे था, ज़बानी, एक हेडिंग, एक मिसाल, जिस सीक्वेंस में लिखी थी किताब में वो सीक्वेंस भी आती है, वो एग्जाम्पल्स भी आती हैं, ऐसा हो गया था पार्टनरशिप नेगोशिएबल अपने वक्त में आके। यार ये सारी ना मेरे हवा मेरे सर पे मार रहा है, क्या करें इसको? स्विंग, इसका हम चेंज करते हैं। एक तो उसका स्विंग भी लगता है ख़राब हो गया, और ये मेरे सर पे हवाएं मार रहा है, इसको हम करते हैं ऊपर, या परफेक्ट, एक ठंडी ठंडी हवाएं मार रहे हैं गर्दन पे, ठीक है। चलो जी, अगर से बी लॉ दें तो क्या होगा? तो अगली बार अगर कंबाइन हो गया, एजुकेशन स्कीम इम्प्लीमेंट हो गई, जो कि लाइकली हो सकती है, तो फिर तुम्हें 50 नंबर का सी लॉ देना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ दे दो, फिर से दे दो, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है मेरी? हम क्लास में पढ़ते हैं माइंड मैप से, ठीक है। मेरे कुछ माइंड मैप से बनाए हुए, वो समझो इस तरह के दिखते हैं, ऐसे, ठीक है जी, ऐसे दिखते हैं, ऐसे, ठीक है जी। हम एग्जांपल्स भी ना आज मैंने माइंड मैप में डाल दिए हैं, वैसे तो हम एग्जांपल बोलते हैं ना, पढ़ लो स्क्रीनशॉट वाली, अब हमने तरक्की कर ली, हमने एग्जांपल भी इसी में डाल दिए स्लाइड्स में, ठीक है जी। तो हमारी कुछ ना इस तरह की हैं, ठीक है जी, वो घास काट रही है और वो उसको देख रहा है, तो हम जो है ना उस तरह की एंगेजिंग एग्जांपल में जो है वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है जी, ताकि हमें मज़ा आए, थोड़ी सी मस्ती हो। आ जाओ। अल्लाह अकबर। विच बुक टू फॉलो? एक बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्या कि कौन सी किताब फॉलो करनी है आपको? मैं अपने चैप्टर नोट्स दे रहा हूँ, आपने वो फॉलो करना है, आपने वो याद करना है, ठीक है जी। आपने उसी से याद करना है, आपने उसी से पढ़ाई करनी है।
वो रेसलिंग करते हुए दिखाते हुए लिखते हैं ना कि डो नॉट ट्राई एट होम, स्कूल और एनीवेयर, और अगर आप करेंगे तो अपने रिस्क पे करेंगे। और सड़कों पे लिखा होता है कि पार्किंग एट योर ओन रिस्क। तो ये आगे की किताब से पढ़ें, एट योर ओन रिस्क। आगे की किताब को देखना तुम पे फ़र्ज़ है टू सम एक्सटेंड कि मुझसे कोई चीज़ मिस ना हो गई हो। जैसे अस्मा बाजी ने बड़ी अच्छी चीज़ हाईलाइट करी, मैंने एक चीज़ पढ़ाई 8 पॉइंट से 8 के 8 पढ़ाए, 4 किताब में डाले, 4 रह गए, वो मिस हो गए थे मुझसे, एक्सीडेंटली ओमिट हो गए थे, मैंने 4 फ़ौरन डाल दिए। तो आप एक एक की किताब को गो थ्रू कर लो, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे मिस्टेक हो सकती है, कोशिश करता हूँ ना हो, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट अगर आपको लगता हो कि मैंने नहीं पढ़ाया, वैसे तो पढ़ाया होगा, पढ़ाता हूँ मैं सब हूँ, ठीक है, कोई आपको लगता है कि यार ये चीज़ इसने यहाँ नहीं डाली तो क्यों नहीं डाली, क्या पता मैंने इस चैप्टर की एक चीज़ ओमिट की हो जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ा कर आ गया हूँ, जो रिपीट हो रही है मैंने नहीं डाली, इस तरह से भी होता है। तो आपने आगे की किताब का मुताला करना है, क्या करने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं वो कंप्लीट है या नहीं है, कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए, याद करने के लिए नहीं। क्योंकि कंपनी लॉ में भी मैं यही कहता हूँ कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इनकी अंग्रेजी कभी कभार इतनी मुश्किल होती है कि आपकी समझ नहीं आने वाली, और आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि आपने वही अंग्रेजी एग्जाम में जाके प्रोड्यूस करनी है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप सेफली उसको इग्नोर करके मेरी किताब फॉलो कर सकते हो, याद कर सकते हो आसान ज़बान में, ठीक है जी। आसान ज़बान में आप मेरी किताब याद करो, इंशाल्लाह पेपर निकलता है। बाकी सारी बातें लेक्चर के साथ साथ होते रहेंगी। अच्छा जी, असेसमेंट कैसे होगी, हर लेक्चर के बाद तकरीबन एक आध शादो नदर लेक्चर होता है जिसमें होमवर्क नहीं होता, तो आपने होमवर्क करके आना है, क्विज़ होगा, क्विज़ देना है, और आपको क्विज़ रिटर्न होकर मिलेगा वापसी कमेंट्स के साथ कि आपकी क्या गलती थी। मिड टर्म होगा, फाइनल मॉक होगा। आपसे मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं ऑलरेडी कम्युनिकेट आपको कर चुका हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है लाजमी, किसी चीज़ का रट्टा नहीं मार के जाना कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, छोड़ यार रट्टा मार ले, नहीं, पूछना है क्या है मुझे बताओ, मुझे समझाओ। एक मिसाल समझ नहीं आया, कोई मसला नहीं है, दूसरी मिसाल दो, तीसरी मिसाल दो, चौथी मिसाल दो, बात समझ आ रही है। मेमोराइजेशन करनी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे एसेंशियल वाली बात हमने करी, क्लास प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क भी करना है, क्विज़ एंड मॉक भी करना है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है किस पे, एग्जामिनर कमेंट पर, मार्किंग स्कीम पे। फेल हुए सच बताओ, खा के कसम, एग्जामिनर कमेंट पढ़े थे नहीं, मार्किंग स्कीम देखी थी नहीं, आपने देखी थी फर्स्ट टाइम थे, अच्छा आपकी फर्स्ट टाइम थे, अरे माशाल्लाह बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते, कहाँ थे यार। अच्छा रिकॉर्ड देखते हो, है वो शुरू से ले रहे हो, देर से ज्वाइन किया था, लेकिन यार सारे लेक्चर लेना, डंडी मार के नहीं आना आगे, ठीक है जी। रिफ्रेशर वालों के लिए तो जायज़ है क्योंकि पहले पढ़ के आए, आपके लिए नाजायज़ है, पिछले लेके आना, ठीक है जी। अच्छा, तो आपने क्या करना है, मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट पे बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर कमेंट आपको बताता है कि वो कौन सी गलतियाँ जो बच्चों ने की थी जो आपको नहीं दोहरानी है, तो आपके लिए बिल्कुल वाजिब है कि आप एग्जामिनर कमेंट पढ़ो, ठीक है जी। और मेरे नोट्स में भी सवाल के एंड पे, हर सवाल के एंड पे तकरीबन एग्जामिनर कमेंट्स मौजूद हैं जो कि आपने पढ़ने हैं, जो मैं क्लास में पढ़वाता भी हूँ, और जो होमवर्क दे रहा हूँ उसके बाद भी आपने एग्जामिनर कमेंट उसका बैठ के पढ़ना है कि भाई बच्चों ने क्या गलती करी इसके अंदर जो मुझे नहीं करनी है, ना जाकर रिपीट नहीं करनी, बात समझाती है। और बाकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की मैं आपको बात बता चुका हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब बच्चों को सवाल देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जिन स्टूडेंट ने सेशन अभी स्टार्ट किया वो कैसे कोर्स करेंगे, नूर बता चुका हूँ, 41-43 पे रुक गए। अच्छा सर लिख कर 100% आओ, लेकिन मार्क्स एक्सपेक्टेड से भी कम आते हैं, मुझे लिख के दिखाना बताऊँगा। बिज़नेस लॉ में लास्ट टाइम 2 बच्चे मेरे पास आए, मैं बिज़नेस लॉ नहीं पढ़ाता था, पता ही नहीं था पढ़ाना है मुझे, बिज़नेस लॉ पता है कब पढ़ चला मुझे पढ़ाना है, बैच स्टार्ट होने से 1 हफ्ते पहले। इवन मेरी शादी थी 10 सितंबर, वलीमा 14 का था, और समवेयर बिटवीन 6 निकाह के बाद से 10 तारीख के बीच में मुझे पता चला कि मुझे बिज़नेस लॉ पढ़ाना है, और अगले वीक से क्लास स्टार्ट है, ठीक है जी। तो उससे पहले मैं बिज़नेस लॉ नहीं पढ़ाता था, मैं बैठा हुआ था रूम में अपने, एक लड़के ने टाइम लिया और आया, उधर पे बिज़नेस लॉ डिस्कस करना है, आपसे डिस्कस कर लूँ। अच्छा ना मेरी इंटेंशन थी कि आज को मैं अगर इसको बिज़नेस लॉ समझाऊंगा तो रिकमेंड करेगा अगर को जाके कि मैंने पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना नहीं था बिज़नेस लॉ में, कंपनी लॉ में खुश था। तो मैं आ जाओ, इत्तेफाक नहीं, लड़की का मैसेज भी आ गया, सर मुझे आना है, मैं आ जाऊँ, आ जाओ। उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, वो इंडिपेंडेंटली आए थे, वो दोनों आए, और दोनों को ही बिज़नेस लॉ में मसला, दोनों ने एक मखसूस जगह से पढ़ के आए हुए थे, दोनों को ही ड्राफ्टिंग में मसला, दोनों अपने आंसर सॉल्व करके लाए थे। मैंने पढ़ी और इतना गंदा क्रिटिकली इवेल्यूएट किया उसको कि उनको मैंने मज़ा करवा दिया। ठीक ठाक मैंने ना सॉफ्टवेयर अपडेट किया, क्योंकि मैं जब कमेंट करता हूँ ना मैं बहुत सार्कास्टिक कमेंट करता हूँ, ठीक है। उन्होंने लिखा ऐसा था जैसे अपने दोस्तों को खत लिख रहे हैं, ऐसी लैंग्वेज। मैंने बोला ये लिख कर आओ एग्जाम में, सही फेल होते हो तुम लोग। उनको मैंने ना ठीक ठाक सुनाई और उनकी ड्राफ्टिंग सही करवाई, हाईलाइट करवाया, लाल पेन से ना मार्क करता था, कमेंट बोला था लिखो लिखो मेरी बात सुनो। यार अल्लाह की करनी ऐसी, वो दोनों पास हो गए बिज़नेस लॉ में। लड़की का भी मैसेज आया, सर आपको शायद याद हो ना हो मैं पास हो गई, अब वो मेरी सी लॉ में स्टूडेंट है। लड़के का भी मैसेज आया, सर मैं बी लॉ में पास हो गया, वो मेरे सी लॉ में स्टूडेंट है। तो
बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी ड्राफ्टिंग पे बहुत खास फोकस करना है, ठीक है जी। और इस सवाल का मैं जवाब दे रहा था कि 100% आपको लगता है आप लिख कर आते हो, लेकिन मुझे दिखाओ, मैं बताऊंगा कि लिख कर आते हो क्या नहीं आते हो, ठीक है जी। चलो जी। सर प्रीवियस अटेम्प्ट में रुका था, अभी ड्रॉप किया था, कम पेपर सही है, इसका तो मैंने पढ़ लिया, इसका भी पढ़ लिया। सर बी लॉ पढ़ना शुरू करना है, रिजल्ट से पहले पढ़ा नहीं था, लेक्चर किस तरह लेने हैं बता दें, मुझे बता दिया। अच्छा बस पकड़ो यार, क्या? अच्छा सर लेक्चर बफरिंग कर रहा है, हैं? लाइव लेक्चर को बफर करता है? अच्छा जी। सर बी लॉ पढ़ना शुरू किया है, किस तरह बता दें, ठीक है जी। सर क्लास टाइमिंग ये होगी आपकी और ARM की FAR2 से क्लैश हो रही है, और सी लॉ की क्लास कब होती है? देखो एक बात याद रखो, ठीक है, एक बात याद रखो, क्या बात याद रखो कि मैं बिजनेस लॉ में सिर्फ ग्रुप ए से क्लैश मैनेज कर सकता हूँ, मैं R1 से कर सकता हूँ, मैं CMA से कर सकता हूँ, मैं हद से हद बस और किसी से नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब अगर आपकी एक टांग इधर है एक टांग इधर है ऐसे करके आप चल रहे हो तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है जी। मैं MFA से क्लैश मैनेज नहीं करूँगा, मैं R2 से क्लैश मैनेज नहीं करूँगा, मैं ऑडिट से क्लैश मैनेज नहीं करूँगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन आपके ट्रेड है और सफ़र हम करें। मेरी टाइमिंग फिक्स है, ज़्यादातर यूजुअली फिक्स है, 9 से 10:30 सी लॉ होती है, या 9 से 10:30 सी लॉ होती है, और बी लॉ होती थी मेरी 2:15 से 3:30, ठीक है। सर की MFA के साथ साथ लगती है। अब चूंकि सर का ग्रुप है आज थोड़ा आगे चला गया, 2:45 मेरे ख्याल सर ने ग्रुप ए छोड़ा है आज, 3 छोड़ा है ना, तो 3:15 मैंने लगा ली, तो सर की ग्रुप ए की ख़त्म होगी, मेरी शुरू हो जाएगी, तो मैं सिर्फ ग्रुप ए के साथ कॉलेज क्लास मैनेज करूँगा। अच्छा कह रहे कि सी ये जुल्म है, कौन कह रहा है भाई? हुसैन। अच्छा इमाद, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? आवाज़ तो क्लियर है, माइक भी चल रहा है। अच्छा जी, सी लॉ की क्लास बता दी। असेसमेंट का दूसरा पॉइंट मुझे गलत लग रहा है, कौन सा भाई? कौन सा पॉइंट गलत लग रहा है माद? किधर भाई असेसमेंट? ये रहा, कवर्ड इन क्लास, ये एक ही पॉइंट है भाई। क्विज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर टू बी रिटर्न विद कमेंट्स, कौन सा पॉइंट गलत लग रहा है भाई? होशियार पागल वागल हो गया क्या? रिटर्न नहीं होता? अबे यार इंसान बनो यार। उसने मुझे दिखाया है भाई कि मैंने सारे चेक कर दिए हैं, ठीक है जी। मैंने उसको सुबह मैसेज भी किया है, उसने बोला भाई साहब कि 3 अनचेक्ड हैं बिजनेस लॉ के, वो भी स्पैम में पड़े हुए थे इसलिए, मतलब चेक करके भेजो, तो बता दिए मैंने उसको, हो जाएगा इंशाल्लाह आज, ठीक है जी। विद दिस लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 5, ठीक है जी। अच्छा अब मैं काम नहीं करता हूँ कि, बल्कि सही है इसी में रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं सोचा था लेक्चर अलग अलग कर दूँ, ये वाला पार्ट और नेक्स्ट पार्ट, लेकिन एक ही में रहने दो, बेहतर है। ओके जी, बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों ने नोटिंग करनी है, आई विल इनकरेज अगर आप नोट्स बनाओगे अपने साथ साथ, और जो लेक्चर नोट्स हैं वो PDF में आप लोगों को मिल जाते हैं, और जो चैप्टर नोट्स हैं वो भी PDF में रजिस्टर्ड ग्रुप में, ड्राइव लिंक में, ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हैं बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर हम पानी पी लें, 33 मिनट नॉन स्टॉप बोले। किसी प्रोफेसर में इतनी एनर्जी नहीं जाती, इतनी टीचिंग में जाती है। एक पॉइंट आता है कि साउंड बॉक्स ख़राब हो जाता है, और साउंड बॉक्स से ना फिर कान पे भी इफेक्ट पड़ जाता है, ऐसा हो चुका है मेरे से कभी। साउंड बॉक्स ना ये बोल बोल के ख़राब हो जाता है। सर का तो तुम गलत देखो, सूजा हुआ है पूरा। लेकिन ये नशा है। सर पहले बाकी लेक्चर लूँ या आज की क्लास? रिफ्रेशर हो तो आज की क्लास ले लो और बाकी करते रहो, और अगर नए हो तो पहले पुरानी लो। माइग्रेन कैसा है अब? अल्लाह का शुक्र है अब तो बहुत बेहतर है यार। सर पिछले जो आपने टेस्ट मॉक किए अगर वो चेक हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है जी। नया हो तो फिर ये क्लास बंद कर दो और पहले जाके ऑफ़र एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करो। मुइस शाबाश। चलो जी, ऑनलाइन वाले ज़रात कोई और सवाल, कोई और परेशानी तो बताओ। अपना हुसैन, काजी, मूसा, रुबाब, उनजिला, ज़ुहैर, ठीक है जी। अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बंदा तिलावत कर दे। डी सिल्वा तो नाम नहीं है ना आपका? डी सिल्वा नाम है, क्या नाम है? हुज़ैफा। मुसलमान है ना मेरा भाई? तिलावत कर दें। माशाल्लाह, ग्रेट। इसी तिलावत की बरकत से इंशाल्लाह आपका पेपर निकलेगा।
इंशाल्लाह। चलो जी, अल्लाह से उम्मीद रखनी अच्छी, अल्लाह ने नवाजना है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 2 में हमने बात करी पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। ऑफर क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज विलिंगनेस टू अनदर टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है जी, या नॉट टू डू में आ गया एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ही सेड टू मेक एन ऑफर और प्रपोजल, ठीक है जी। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 में फिर इसके एसेंशियल वगैरह सब पे बात की, एक्सेप्टेंस पे बात कर ली, कम्युनिकेशन वो कब होती है कब नहीं होती बात करी। फ्री कंसेंट पढ़ा, फ्री कंसेंट की बात, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, वाइडेबल एग्रीमेंट, वाइड एब इनिशियो, उसके सारे रूल्स वगैरह सब कुछ पढ़ लिए। चैप्टर नंबर 5 एक फजूल सा चैप्टर है, लाइक अगर इसको ना बनाता तो भी चलता था, यानी कि चैप्टर नंबर 5 को अगर 4 के साथ मर्ज कर देते या किसी और चैप्टर के साथ मर्ज करके पढ़ा देता है तो इट वॉज इक्वली गुड। ज़रूरत नहीं है चैप्टर बनाने की, क्योंकि इसमें सिर्फ बात ही 2 करता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजर से कैसे डिफरेंट है, और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स क्या हैं, बस कुछ भी नहीं है। पढ़ाने को तो आधे घंटे में पूरे चैप्टर पढ़ा दूँ, लेकिन हम चिकून बनाना चलेंगे ताकि रिफ्रेशर वाले बनाना दें कि क्या हो रहा है, बड़े खतरनाक लोग हैं, एक क्लास में चैप्टर पढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसा ना हो। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपन और डज नॉट हैपन। यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर बैठूं कि जो कि किसी इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पे मैंने उज़ैफ़ा भाई को कहा कि अगर मेरी इंपोर्टेड लैपटॉप की शिपमेंट आ गई तो उसमें से एक अच्छा वाला लैपटॉप इस स्पेसिफिकेशन का ऐसा वाला लैपटॉप तुम्हें निकाल के मैं दे दूँगा। ये क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट किस पे है? मेरी शिपमेंट आने पे। अभी मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट किया है, अभी कॉन्ट्रैक्ट हवा में, अभी क्या है? हवा में। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब शिपमेंट आ जाएगी। ये वॉइड कब होगा? जब नहीं आएगी। बस यही है कि किसी इवेंट से लिंक कर देना उस इवेंट को। अच्छा, अब आप कहोगे यार ये तो सट्टा है, ये तो वेजर है। ये वेजर नहीं है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये वेजर क्यों नहीं है। वेजरिंग क्या था? चलो वेजरिंग रिकॉल कर लेते हैं। वेजरिंग क्या था? एक बैट लगाना, ठीक है, बैट लगाना। वेजरिंग की डेफिनेशन क्या थी? अनसर्टेन इवेंट, बस यही था। जिससे इवेंट का ताल्लुक ना हो बल्कि विनिंग पे हो। ये रहा वेजरिंग एग्रीमेंट। हाँ जी, वेजरिंग एग्रीमेंट ये रहा, ठीक है जी, ये रहा। अ बेट और एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज जिसकी पेमेंट बेस हो किसी आउटकम पे, किसी इवेंट पे बेस्ड हो। वेजरिंग एग्रीमेंट में मेरी एक लाइन याद कर लो, अभी मैं दोबारा रिपीट करूँगा। वेजरिंग एग्रीमेंट की पेमेंट डिपेंड होती है किसी ना किसी इवेंट पे। वेजरिंग एग्रीमेंट की पेमेंट डिपेंड होती है किसी ना किसी एग्रीमेंट पे। आ जाओ वापसी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाओ। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है जी, सॉरी फ्यूचर अनसर्टेन नहीं, वेजर था वो, ठीक है। किसी एक ऐसे इवेंट से लिंक कर देना अगर वो हो या ना हो, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल के तौर पे कि मैंने मुज़फ़्फ़र भाई को कहा कि मेरी शिपमेंट आएगी तो मैं आपको लैपटॉप दे दूंगा। अगर शिपमेंट आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, शिपमेंट नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड। अच्छा, इसको समझाने के लिए ना मैंने एक कॉलम बनाया है। एक जगह रखा है एक्ट कि मैं क्या करूँगा, एक जगह रखा है इवेंट कि क्या हो या क्या ना हो। इसी डेफिनेशन को तोड़ के पढ़ रहा हूँ, इसी डेफिनेशन की समरी कर रहा हूँ उस इवेंट में। इस चीज़ में मैंने मुज़फ़्फ़र भाई को कहा अगर मेरी शिपमेंट आ गई तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेड लैपटॉप दूंगा, अगर मेरी शिपमेंट नहीं आई तो मैं तुम्हें लोकल लैपटॉप दूंगा, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? जब मेरी शिपमेंट आ जाएगी। और फिर वॉइड कब होगा, कैंसिल कब हो जाएगा? जब मेरी शिपमेंट नहीं आएगी। चलो पहली बात पढ़ते हैं। डू डज हैपन। एट क्या है? डज हैपन। एट क्या है? डू। इवेंट क्या है? डज हैपन। यानी कि मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा इम्पोर्टेड वाला अगर मेरी शिपमेंट आ गई, ठीक है जी। नंबर 2, डू डज नॉट हैपन। मैं तुम्हें लोकल माल दूंगा अगर मेरी शिपमेंट नहीं आई, ठीक है जी। नंबर 3, नॉट टू डू डज हैपन। मैं तुम्हें लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरी शिपमेंट आ गई। नंबर 4 बताओ, खुद बताओ। हाँ, मैं तुम्हें लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरी शिपमेंट ना आई। बात समझा गई कि वो किसी के होने या ना होने पे डिपेंड हो। समझ नहीं आया? लास्ट वाला समझ नहीं आया? पहले पे आ जाओ। देखो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की दोबारा डेफिनेशन पढ़ो। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, या तो मैं वो काम करूंगा या मैं वो काम नहीं करूंगा अगर वो इवेंट होता है या नहीं होता, ठीक है। आ जाओ, मैं इसको इम्पोर्टेड लैपटॉप दूंगा अगर मेरी शिपमेंट आ गई। एक्ट पढ़ो,
डू, मैं इम्पोर्टेड माल दूंगा अगर शिपमेंट आ गई। नंबर 2, मैं इसको लोकल माल दूंगा अगर शिपमेंट नहीं आई। नॉट टू डू, मैं इसको लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरी शिपमेंट आ गई। मैं इसको लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरी शिपमेंट, हाँ जी, डज नॉट हैपन, नहीं आई। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? क्लियर है? पक्की बात है, नहीं समझ आई? लास्ट वाला नहीं आ रहा। देखो, नॉट टू डू, एट क्या नॉट टू डू, मैं वो काम नहीं करूंगा अगर इवेंट नहीं हुआ। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें लोकल माल नहीं दूंगा अगर मेरी शिपमेंट नहीं आई, इम्पोर्टेड दूंगा ना। बात समझ आ रही है? नहीं आई समझ? आ गई? पक्की बात है? रिपीट, मूसा हो गया, रिपीट कर दिया मैंने। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में से अलग कैसे है? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में बताता हूँ, आगे जाके जब डिफरेंस पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। देखो एक बात याद रखो, बेसिक रूल, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में ना हमारा डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता, इवेंट कोलेटरल नहीं होता। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि अगर मेरी क्लास में जगह हुई तो मैं तुम्हें एडमिशन दे दूँगा। ये क्या इवेंट कोलेटरल है, क्लास में जगह होने से तुम्हारे एडमिशन ताल्लुक है। तुम मेरे पास एडमिशन लेने के लिए आए, तुम हो गए बी लॉ में फेल। तुमने कहा उधर भी एडमिशन दे दें, मैंने कहा मैं तुम्हें एडमिशन दूंगा अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया। क्या ये कोलेटरल है? ये सट्टा है? सट्टा है ना? ठीक है, क्योंकि उस इवेंट से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। इवेंट मस्ट भी कोलेटरल। एक खसूसियत होनी चाहिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, खासियत है क्या कि इवेंट कोलेटरल होना चाहिए। जब हम इसेंशियल्स में पढ़ेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि वेजरिंग से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें डेफिनेशन समझ आई? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, अगर एक फ्यूचर होता इवेंट होता है या नहीं होता, उस पर डिपेंड करेगा। फ्यूचर इवेंट के होने पे या ना होने पे मेरा एक्ट डिपेंड करेगा। इसे कहते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ी है? कंटीजेंट लायबिलिटी पढ़ी है? कभी नाम सुना है? FAR 2 में पढ़ो क्या? IS 37 में कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो कि डिपेंड करती है, मतलब जो सर्टेन नहीं है, हो भी सकता है कि लायबिलिटी अराइज हो जाए। अच्छा, हम किसी थर्ड पर्सन पे वेजर करते हैं और आपस में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपस में कंटीजेंट होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का डिफरेंस है। बिल्कुल ज़ोहर, कोलेटरल वाली बात को तुमने तशरीह कर दी अच्छे से, शाबाश, बहुत आ रहा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसकी बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसकी बेहतरीन मिसाल है। इंडेमनिटी क्या होता है कि सामने वाला आपको इंडेमनीफाई कर देगा। इंडेमनिटी गारंटी का चैप्टर अब नहीं होता बिजनेस लॉ में, पहले हुआ करता था मेरे ज़माने में। इस तरह से एक बेलमेंट एंड क्लैश का चैप्टर होता था मेरे ज़माने में, अब वो भी नहीं होता। इंडेमनिटी होता है कि किसी को इंडेमनीफाई करना, किसी को कंपनसेट करना उसके नुकसान के लिए। इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या कॉन्ट्रैक्ट करती है? अगर आपकी गाड़ी ठुक गई तो हम आपको इंश्योर कर देंगे। अब डिफरेंट तरह की इंश्योरेंस होती हैं। ठीक है, एक होता है जिसे हम कहते हैं क्या, फुल वो होता है पूरी गाड़ी का इंश्योरेंस जो कराते हैं ना, टोटल लॉस होता है। हमारी रिसेंटली गाड़ी चली थी किराए पे, रेंट अ कार में, वो गाड़ी हो गई हमारी टोटल लॉस, यानी कि एक्सीडेंट हो गया बहरी टाउन के अंदर। और बहरी टाउन में कोई वो था, क्या कहते हैं उसे, बेसमेंट जैसे अंडर होता है ना, बेसमेंट नहीं सॉरी अंडर पास टाइप का, इस तरह कुछ बना हुआ था। तो स्लोप से गाड़ी चढ़ के यूँ उतरी है तो आगे एक बैरियर कुछ लगा हुआ था इस तरह का। तो फैमिली ड्राइव करी थी, वो गाड़ी आगे से पूरी डैमेज हो गई और इंजन पूरा उसका डैमेज हुआ और टायर डैमेज हुआ, सब कुछ डैमेज हुआ। इंश्योरेंस कंपनी को हमने टोटल लॉस क्लेम कर दी। उसने टोटल लॉस क्लेम करने से पहले हमने जो है ना वो टोयोटा मोटर के पास गए। टोयोटा मोटर को हमने कहा कि जनाब इसको अगर हम 0 मीटर से बनवाएं कितना खर्चा आएगा? गाड़ी की वर्थ थी 40 लाख रुपये, उसने 50 लाख रुपये बिल बना के दे दिया कि अगर आप नई गाड़ी हमसे दोबारा यही बनवाओगे तो ओरिजिनल माल डाल के देंगे सारा, लेकिन 50 लाख रुपये लेंगे। हमने दिखा दिया इंश्योरेंस कंपनी को जाके कि भाई इंश्योरेंस कंपनी वो कहती है कि 50 लाख रुपये लेंगे, अब आप बताओ क्या करना है? टोटल लॉस में क्लेम कर देते हैं हमने टोटल लॉस में क्लेम कर दिया। हमने चेक पकड़ा 42-45 हज़ार रुपये का, गाड़ी उसको सरेंडर कर दी। ठीक है, ये क्या है? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि वो कंपनसेट कब करेगा? जब गाड़ी लॉस हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इफ़ एन इवेंट हैपन, एट क्या है? टू डू, मेरी गाड़ी बनवाएगा, इफ़ एन इवेंट हैपन। इस तरह से और भी तरह की इंश्योरेंस होती हैं, जैसे कि तुम्हारी गाड़ी को किसी ने साइड से तोड़ा, छोटा वाला शीशा, फिर बड़ा वाला तोड़ा, और फिर तुम्हारी गाड़ी का टेप रिकॉर्डर निकाल लिया, वो पूरा सब क्या निकाल लिया, पैनल निकाल लिया। ठीक है जी, और जो कीमती सामान होता है, लग्जरी जो चीज़ें लगी होती हैं, वो सारा निकाल लिया। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? कंपनसेट करती है। दो तरह से करती है, या तो वो बोलती है कि कैश ले लो, या तो वो क्या बोलती है कि आप हमसे गाड़ी बनवा लो। दोनों तरीके होते हैं। वो अपने वेंडर के पास भेजती है और आपको क्या करती है? फुली कंपनसेट करती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी, आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझ आया? तो क्या है?
हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई, अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई नुकसान हो गया तो फिर हम उसको कंपनसेट करेंगे। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी इसकी मिसाल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होती है? मिसाल तौर पे हुज़ैफा भाई ने एक लोन लिया, हुज़ैफा भाई का उसका जो डेटर है, सॉरी क्रेडिटर है, क्रेडिटर जिसको उसने पे करना है, ठीक है, डेटर क्रेडिटर में मिक्स कर दिया, अल्लाह माफ़ करे, देखो दिमाग क्या चल रहा है। तो हुज़ैफा भाई के क्रेडिटर को हुज़ैफा भाई ने पेमेंट करनी है और वो बोला नहीं, मैं हुज़ैफा भाई को लोन नहीं दूंगा। मैंने कहा यार एक काम करो, तुम मुझे जानते हो? उसने बोला हाँ। हमारा बस को लोन दे दो, अगर ये डिफ़ॉल्ट करे तो मैं पेमेंट करूँगा। तो ये क्या है? टू डू इफ़ एन इवेंट हैपन, अगर हुज़ैफा ने डिफ़ॉल्ट किया तो फिर मैं उसको पे करूँगा। नॉट टू डू डज हैपन, बताओ, मैं उसको पे नहीं करूँगा अगर हुज़ैफा ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ठीक है जी। नॉट टू डू डज नॉट हैपन, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ मैं पे नहीं करूँगा अगर उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो तुम इसको कहीं भी फिट कर सकते हो। बात समझ आ रही है मेरी? क्या बात क्लियर है? कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक हवाई कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कोई कानूनी हैसियत अभी तक नहीं है। कानूनी हैसियत कब बनेगी? जब कोई इवेंट हो जाएगी। ये वेजर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। आओ, क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन वाले हजरात कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं लगी इसमें? पक्की बात है? हाँ हाँ, गारंटी में थर्ड पार्टी गारंटी ही होती है यूजुअली, ठीक है। हाँ हाँ, तीसरी पार्टी ही आगे गारंटी दी होती है। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले हजरात क्या मेरी बात क्लियर है? हुसैन काजी, मूसा, रुबाब, उनजिला, ज़ुहैर, हसीब अहमद, एसर भी आया हुआ भाई। जी यस जी सर, बेहतरीन हो गया, ग्रेट हो गया। आज तो माहौल अलग चल रहा है क्लास का भाई। चलो जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है एक फ्यूचर इवेंट पे। ये तुमने बड़े अच्छे से पढ़ लिया। अगर मेरा बहरी जहाज़ आ गया, अगर मेरी शिपमेंट आ गई तो मैं तुम्हें इंपोर्टेड लैपटॉप दूंगा। ये क्या है? फ्यूचर इवेंट। इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट से मेरे कॉन्ट्रैक्ट का कोई संबंध होना चाहिए। मैं तुम्हें माल दूंगा अगर मेरी शिपमेंट आ गई, नंबर 1। नंबर 2, मैं तुम्हें माल दूंगा अगर बाबर आजम ने सेंचुरी मार दी जिम्बाब्वे के खिलाफ। ये क्या है? कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जब कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर क्या है? वेजर है। कनेक्शन है तो फिर क्या है? कंटिजेंट है। एक ज़माने की बात है कि आईकैप ने सवाल पूछा और आईकैप ने सवाल में कहा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को कहा कि अगर तुम मेरा घर कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। आप बताओ क्या है? अगर तुम मेरे घर की तामीर मुकम्मल कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये क्या है? ये कंटिजेंट है ही नहीं, ये कंटिजेंट नहीं है। हाँ जी, घर बनाने की बात हुई है लेकिन कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद है, ठीक है। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? मेरा घर बन जाना। उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसे मिलना। ये तो कंसिडरेशन है। इवेंट क्या है? तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई इवेंट होना ज़रूरी है। कोई इवेंट, कोई हादसा, कोई ऐसी इवेंट हो जाए, भले कोई खुशी हो जाए, कोई गमी हो जाए, किसी चीज़ का होना या ना होना हो जाए, ऐसे हम इवेंट कहते हैं। इवेंट होना ज़रूरी है। बात समझ आई? बारीकी समझ आई? कोई इवेंट होना ज़रूरी है। ओके। नंबर 3, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, सर्टेन नहीं होना चाहिए। होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं है। अगर आ गया इफ़ होना चाहिए, ठीक है जी। सेकंड रिपीट कर दूं, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट का और मेरे बात करने का कोई आपस में ताल्लुक होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि अगर मेरा मेरिट आ गया, ठीक है जी, तो मैं सबको ट्रीट दूंगा, ठीक है जी। तो मेरे मेरिट आने से ट्रीट का क्या है? ताल्लुक है ना। मतलब एक इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। लेट से अगर मेरा मेरिट आ गया तो आज तुम लोग की छुट्टी, आज हम पार्टी करेंगे। ये इवेंट से मेरे कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक है ना, क्लास के ऑफ होने का, एडमिशन देने का, पढ़ाने का। अगर मैं ये कहूँ कि जनाब आज मैं आधे घंटे ज़्यादा पढ़ाऊँगा अगर बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं करी, ठीक है, इस इवेंट से मेरी कोई बात का ताल्लुक है या नहीं है? बिल्कुल फजूल बात है। बाबर आजम की सेंचुरी करने से मेरे इस पढ़ाने का ताल्लुक है, ठीक है जी। आप सर के पास आए डिस्काउंट के मांगने के लिए, आपने कहा सर अहमद फाइनेंशियल हालात बहुत ख़राब हैं, आप एक काम करें, आपसे MFA पढ़नी है, सर आप डिस्काउंट दे दें। सर ने कहा अच्छा। सर ने देखा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा है। सर ने कहा कि अगर आज शार मसूद ने सेंचुरी मार दी तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्यों? कोलेटरल नहीं है। बात समझ आ गई? असमा जी ग्रेट हो गया। आ जाओ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहली मिसाल।
पहली एग्जाम्पल, पहला पॉइंट क्या, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन अ फ्यूचर इवेंट। अब ये तुम लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छे से आ गया, अब इसको पढ़ लो। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अनसर्टेन। अकरेंस किस पे डिपेंड करती है, किसी इवेंट के होने या ना होने पे जो कि अनसर्टेन होना चाहिए। एग्जाम्पल, अ कार इंश्योरेंस पॉलिसी इन पाकिस्तान ओनली प्रोवाइड कंपनसेशन इफ द इंश्योर्ड व्हीकल इज डैमेज और स्टोलन। वही वाली मिसाल जो मैंने दी है। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय द इंश्योरेंस कंपनी डिपेंड्स ऑन अनसर्टेन इवेंट ऑफ एक्सीडेंट ऑफ थेफ्ट। ज़रूरी थोड़ी एक्सीडेंट हो, ज़रूरी थोड़ी चोरी हो, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, वही वाली बात है। क्या ये बात क्लियर है? अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। आ जाओ। इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट का मेरी बात से कोई लिंक होना चाहिए, कोई ताल्लुक होना चाहिए। क्या हो गया भाई, ज़बान बाहर निकली हुई है तो सोचते वैसा क्या, ज़बान बाहर निकालते हो क्या? तुम याद दिला रहे हो भाई। चलो, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल यानी कि इवेंट का उस चीज़ से, उस बात से कोई ना कोई ताल्लुक होना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ लो। एन इंजीनियरिंग कंपनी इन पाकिस्तान अग्रीज टू पे एम्प्लॉयज़ अ परफॉर्मेंस बोनस। अगर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया, लाइक अ न्यू कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड, द बोनस डिपेंड ऑन द कोलेटरल ऑफ द इवेंट प्रोजेक्ट अप्रूवल। कंपनी ने कहा कि हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, अगर कंपनी ने हमारा ये प्रोजेक्ट अगर हमारी गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट अप्रूवल कर दी तो फिर तुम सबको बोनस मिलेगा। तो इवेंट कोलेटरल या कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर वो ये कहता कि अगर जॉर्ज बुश दोबारा से यूएस का सदर बन गया तो मैं तुम सबको बोनस दूंगा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट नहीं, कोलेटरल नहीं है। बेहतरीन। इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। बाजी घास काट रही है और वो बाजी को देख रहा है। इवेंट क्या होना चाहिए? अनसर्टेन होना चाहिए। अ फार्मर इन पाकिस्तान may purchase insurance that provide compensation if the monsoon season has insufficient rainfall. The uncertain event of rainfall determine the insurance payout. यानी कि एक किसान ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली कि अगर इतनी बारिश नहीं हुई, क्योंकि बारिश रिकॉर्ड करना तो वो है ना, इजी है ना कि कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है और कितनी जो है ना वो जिस तरह से बारिश को रिकॉर्ड किया जाता है। अब कोई ख़ास किस्म की फसल उगाने के लिए मैं इतना उसके अंदर एग्रीकल्चर के अंदर इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, ठीक है, ना ज्योग्राफी की नॉलेज है ना एग्रीकल्चर की खास नॉलेज है। तो अगर एक स्पेसिफिक लेवल की मूनसून हो गई तो फसल उग जाएगी, अगर स्पेसिफिक लेवल की बारिश नहीं हुई तो फिर मतलब फसल नहीं उगेगी और किसान का नुकसान हो जाएगा। फिर वो यही करता रहेगा, दूसरों को देखता रहेगा, फसल उगाने पर उसका ध्यान नहीं होगा, ठीक है जी। तो अगर उस गरीब की फसल नहीं होगी तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो वो इंश्योरेंस वाले के पास गया, उसने कहा चलो मैं एक इंश्योरेंस लेता हूँ आपका पैकेज कि अगर इतनी बारिश नहीं हुई, जो कि महकमा मौसमियात के पास रिकॉर्ड होगा, वहाँ से हमें निकल जाएगा नेट से, अगर इतनी बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल में नुकसान होगा, वो आप कंपनसेट करोगे, और अगर हो गई तो फिर जो आपका प्रीमियम है वो आप ले लेना। बात समझ आ रही है? क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट सट्टा है, वेजर है? क्यों वेजर नहीं है? क्यों? कंसिडरेशन दोनों साइड मूव कर रही है, मैं प्रीमियम दे रहा हूँ और उससे कवरेज ले रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो जी, अब आ जाओ डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक हवा में है, हवा ये नहीं निकला भाई एग्जाम में, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन दी एयर, ठीक है, पता चला फारिग, ठीक है, क्या आपने बोला बेटा दोबारा आओ तो मैं हवा में उड़ाता हूँ सही से, ठीक है जी। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आउटकम ऑफ विच इज़ बेस्ड ऑन अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, और या फिर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा जी, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग में क्या फ़र्क है ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आओ इसको डिस्कस करेंगे तो हमारी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि वेजरिंग क्या होता है? वाइड एंड इलीगल। तारिक मूसा साहब से किसी ने पूछा कि अगर हम जुआ हार जाए तो फिर क्या करें, तो कह रहे जुआ हार जाए तो भाग जाओ, ठीक है, भागने का गुनाह नहीं मिलेगा। यही हुआ मेरे साथ 2 दिन पहले, लूडो चल रहा था इधर, मैं बैठ गया, लूडो पे लग गया, मस्ती मस्ती में मार्टी सिंगर, ठीक है, और वो भी इसका कबाबजी फ्राइड चिकन का। मैंने ही बोला ठीक है, अच्छा मुझे बोला था जीत जाऊंगा। तो ऐसा था कि मेरा और सामने वाला जो मेरी टीम मेंबर था, उसका इक्का आना था बस जीतने पे, ठीक है, और वो इक्का फंस गया, वो पूरी चौरंगी घूम के आ गया, उससे दाल कर दी। अब वो मेरे पीछे पड़ गया भाई कि सिंगर खिलाओ सिंगर खिलाओ सिंगर खिलाओ। भाई साहब ये कौन लोग हैं यार, ये कुछ छोड़ते नहीं है बच्चे मैसेंजर पे भी कॉल करते हैं डिस्काउंट के लिए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, और स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट भेज के बोलते हैं डिस्काउंट चाहिए। यार आई एम सरप्राइज्ड। कोई प्राइवेसी नहीं छोड़ी भाई, कोई प्राइवेसी नहीं छोड़ी है।
वो वक्त दूर नहीं जिस दिन घर के गेट पे आ जाएंगे। किसी बाजी की कॉल आ रही है, इनको बता दें क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, लगता है उन्होंने मेरी आवाज़ सुनने के लिए कॉल की थी। इतनी अच्छी तो है नहीं। चलो जी, आ जाओ आगे। क्या बात चली थी यार? हाँ, जिंगर की बात चली थी। तो बहरहाल वो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे मैंटी जिंगर खिला। वो 1200-1300 रुपये का होगा। मैंने कहा नहीं यार, शर्ट लगाना हराम है। ठीक है, उसने कहा नहीं अब कुछ तो खिलाओ। वो फिर एंड में आ गया नीचे कैंटीन की 350 वाले जिंगर पर। उसमें भी उसने मेरे पे अप्लाई किया कोर्जन, चैप्टर नंबर 3 या 4 फ्री कंसेंट एंड वाइड एग्रीमेंट। 3 था 4 था 4 था फ्री कंसेंट। अ कंसेंट इज नॉट फ्री बाय कोर्जन। उसने मुझ पर कोर्जन अप्लाई किया और मार धाड़ के मुझे ले गया नीचे कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने मेरा बैग छुपा दिया, आईपैड छुपा दिया, पता नहीं क्या क्या। और कैंटीन वाले को जाके बोला भाई इसको बोल जिंगर बना। बोला हाँ बना, हाँ बना, ठीक है। और जब मुझे मेरी चीज़ें वापस मिल गई, मैंने बोला अगर तुमने मेरे खाते में लिखा 1 रुपया नहीं दूंगा जिंगर का, शर्ट लगाना आराम है। और मैं भाग गया। ठीक है, तो ये क्या है, वेजरिंग क्या है, वॉइड एंड इलीगल है। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज़, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ना पार्टीज़ का इंटरेस्ट होता है उस इवेंट के होने या ना होने में। आपका इंटरेस्ट किस में था? शिपमेंट आएगी तो हाँ, लैपटॉप शिपमेंट आएगी तो लैपटॉप मिलेगा। क्या आपका इंटरेस्ट इसमें है कि बाबर आजम सिंचरी मारे ना मारे? आपका इंटरेस्ट किस में? पैसा आना चाहिए। वेजरिंग में पैसे में इंटरेस्ट है। ठीक है जी, ऐसा ही है। पार्टीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अकरेंस ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट एक्सेप्ट फॉर विनिंग और लूजिंग द अमाउंट। ठीक है जी। अनसर्टेन इवेंट, अच्छा इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज वहाँ पढ़ लो कि रियल इंटरेस्ट होता है उन लोगों का। ठीक है जी। अनसर्टेन इवेंट, द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज मेयरली कोलेटरल। ठीक है, क्या होता है प्योरली, क्या होता है कोलेटरल होना चाहिए। अनसर्टेन इवेंट क्या होना चाहिए? प्योरली कोलेटरल होना चाहिए, यानी कि मेरी बात का मेरे इवेंट से ताल्लुक़ होना चाहिए। ठीक है जी। और वेजरिंग में आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होता उस इवेंट से, इवेंट होना हो। ठीक है जी, इवेंट होना हो, आपको पैसे से मतलब है। द अनसर्टेन इवेंट इज़ द सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि उसमें कंसिडरेशन की जगह इवेंट शामिल हो जाता है। कैसे? अगर मैं मिसाल के तौर पे तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें 10,000 यूनिट्स बेचूंगा प्रोडक्ट ए के, और तुमसे इसके एवज 5 लाख रुपए लूँगा। ये क्या है? नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? 5 लाख रुपए। तुम्हारे लिए क्या है? 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है। इसमें कंसिडरेशन दोनों साइड मूव कर रही है। ठीक है जी। सट्टे में क्या होता है? अगर आज बारिश हो गई तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूँगा, वरना तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे। इसमें कंसिडरेशन क्या है? वन साइडेड है ना, कि विन और लूज़ के सिचुएशन में कंसिडरेशन से एक साइड मूव करेगी, और दूसरी साइड क्या है? हाँ, दूसरी साइड क्या है? इवेंट है। यानी कि अगर नॉर्मली क्या होता कि मैं तुमसे 5 लाख रुपए लिए और तुम्हें प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, अगर बारिश हो गई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये देता। ठीक है जी, ऐसा ही है ना, क्योंकि तुम्हें लगता था तुम बारिश नहीं हो, अगर तुम्हें लगता था कि बारिश हो जाएगी, ठीक है जी, और मुझे लगता था नहीं होगी, मैंने तुमसे कहा अगर बारिश हो गई तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, और बारिश हो गई, मैं हार गया ना, तो मैंने 10,000 रुपये दे दिए, मुझे क्या मिला? लेकिन मेरी तरफ से हुआ क्या? इवेंट इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गया, सॉरी अग्रीमेंट का पार्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं बना? क्यों नहीं बना? इन्फोर्सेबिलिटी नहीं थी। इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हमने जाके पढ़ा था। ठीक है जी, ग्रेट हो गया, समझ आ गया। जब इवेंट ही उस कंसिडरेशन का पार्ट बन जाए और कंसिडरेशन से एक साइड मूव हो, ये क्या है? वेजर, सट्टा। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी कि अगर मेरी शिपमेंट आ गई तो मैं तुम्हें इंपोर्टेड लैपटॉप दूंगा और तुमसे 2 लाख रुपए ले लूँगा। ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता। कैसे? मैं एक लॉटरी पे गया, लॉटरी मैंने दी 2,000 रुपये, अगर जीता तो 2 लाख रुपए, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये क्या है? वन साइडेड। मैंने दे दिया और सामने से मुझे चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, जो हार गए उनके पैसे डूब गए। इस पर मैंने एक बड़े मज़े की किस्सा सुनाया था, बिजनेस लॉ में सुनाया था ना इसमें, वो जो टीवी वाला किस्सा था, वो जो स्कीम वाला था, टीवी वाली स्कीम सुनाई थी ना? हाँ, तुम लोग रिकॉर्ड लेक्चर में मिलेगी। ठीक है जी। तो मैं बड़े मज़े के वाक़यात हैं मेरे पास, ज़िंदगी ने बहुत जो है ना वो तजुर्बे सिखा दिए इस 25 साल उम्र में। अब रिप्लाई तो करें, पता नहीं कौन है भाई ये,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी इस वक्त क्लास चल रही है, आपकी कॉल में पिक नहीं कर पाया हूँ माज़रत के साथ। मैं क्लास के बाद आपको रिप्लाई करता हूँ। सब्र नहीं है भाई लोगों को। अब देखो टेक्स्ट पे सिम पे मैसेज आ गया है, अस्सलाम वालेकुम प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज देख लें। यार ज़िंदगी इंसान की नहीं है ना, पर्सनल लाइफ नहीं है, ज़ीरो है भाई। ठीक है, इनके सामने अब क्या मैं बोलूँ, भी क्लास चल रही है। यार कोशिश की थी बहुत, प्राइवेट नंबर पे मैसेज भी आते थे, ऑफिशियल पे भी आते थे, फिर मैंने ऑफिशियल बंद कर दिया। मतलब लोग इस काबिल ही नहीं कि इनके लिए ऑफिशियल नंबर लिखा जाए। अल्लाह अकबर। जिस दिन रिजल्ट आया ना उस दिन 3:30 तो मजे से थे। मैं रात को लेट नाइट सोया हूँ रिप्लाई करके सबको, और मार्क ऑल एस रीड करके जो बाकी फालतू थे सो गया। सुबह उठा 150। नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना यार कि सबको रिप्लाई करूँ। अगर सबको खुश करने बैठ गया तो बैच कौन पढ़ाएगा, अपनी पढ़ाई कौन करेगा। काजी साहब क्या चाह रहे हैं आप हैं? सॉरी कह रहे हैं काजी साहब। काजी साहब ने लगता है कोई मैसेज जो है ना वो दे के छोड़ा है। क्या हुआ था भाई काजी साहब? काजी साहब ऑल सेट, ऑल वेल और नॉट? चलो जी समझ आ गया। आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट। अकरम कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बासित। इंडेमनीफाई की बात आ गई तो कंटीजेंट ही हो गया। बासित अप टू 1 मिलियन इन कंसिडरेशन ऑफ 20,000 एनुअल प्रीमियम इफ बासित हाउस इज बर्न। इंश्योरेंस का इसने एग्रीमेंट दिया है, तो क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे। जावेद कॉन्ट्रैक्ट टू पे 50 मिलियन टू फरहान अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोवाइडेड द कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना। अप्रूवल होना क्या है आर्किटेक्ट से? रोड का जो अप्रूवल था कंस्ट्रक्शन का वो क्या था? अप्रूवल होना गवर्नमेंट से क्या था? कंटीजेंट था इवेंट। बात समझा रही है? चलो सवाल नंबर 2 पढ़ो शाबाश। आजम अग्री टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर बाबर फॉर 5 मिलियन। ये आजम और बाबर को बड़े पसंद आ गए। हर चैप्टर में आजम बाबर बाबर आजम इस तरह के नाम आ रहे हैं, अजीब दिमाग ख़राब कर दिया है। आजम अग्री टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग फॉर बाबर फॉर 5 मिलियन ऑन टर्म्स दैट नो पेमेंट शैल बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इज दिस अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। क्यों? कंटीजेंट किसी इवेंट पे नहीं है, ये कंटीजेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर पढ़ के बताता हूँ। दिस इज़ नॉट अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द अनसर्टेन इवेंट दैट इज आजम का काम वक्त पे कंप्लीट करना इज नॉट कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट बट इज द वेरी थिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर एंड दैट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैसे ही मौजूद थी। सवाल नंबर 3, 4, 5 सेकेंड हमारे। तो अब ये बताओ कि तुम ये लोग होमवर्क करोगे या मैं एक और सवाल एक आध डिस्कस कर ले ख़त्म करूँ क्लास? करूँ डिस्कस? क्या करना है? ऑनलाइन वाले ज़्यादा आप बताओ कि क्या सवाल नंबर 3, 4 और 5 आप लोग होमवर्क करके आओगे ये रिवाइज करने के बाद, और फिर कल की क्लास में आके मैं डिस्कस करूँ? होमवर्क कर लोगे? बस ठीक है, फिर एक काम करो, तुमने एक काम करना है घर जाके। क्या करनी है? ड्राफ्टिंग मास्टर क्लास देखनी है। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर याद है किसी को? क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर। एक बचपन में जब हमारे पास वो गेमिंग नहीं थी ना, तो फेसबुक पे गेम्स होते थे, मिनी क्लिप होता था और एक फेसबुक पे गेम होते थे। तो फेसबुक पे एक गेम था क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर के नाम से, वो हम खेला करते थे और उसमें बड़ी स्कोरिंग करते थे। तो वो मास्टर ब्लास्टर से ने मुझे कुछ नाम कैच किया मास्टर क्लास का, तो मैंने अपनी क्लास का नाम रख दिया ड्राफ्टिंग मास्टर क्लास। वो आपने जाके देखनी है और अपने दोस्तों में शेयर करनी है ताकि जिसका बिजनेस लॉ होगा है वो उसको देख के फ़ायदा उठा सके। पहले मास्टर क्लास देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास को रिवाइज करेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, और सवाल नंबर 3 और 4 और 5 उस तरह से आयरेक मेथड जो बताया था RAC वाला, या तो मेथड नंबर 2 जो उसके में एंड में डिस्कस हुआ हुआ है, उसके तहत आपने सॉल्व करके लाना है। और फिर हमने कल क्लास में आके इसको डिस्कस करना है, और फिर हमने रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, जो कि हार्डली 5 मिनट लेगा, 5 मिनट से पढ़ने लेगा, 5-10 मिनट मैक्सिमम। ये करने के बाद हमने आखिरी सवाल डिस्कस करना है। इसके बाद हमने जाना है इसके केस स्टडी वाले एरिया पे और MCQs वाले एरिया पे। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ आ रही होगी, समझ आ रही हैं चीज़ें, मज़ा आ रहा है। अमन है, ओके की रिपोर्ट है, पक्की बात है। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? हुज़ैफा के पीछे वाला भाई। हाँ हाँ, नईम अब्बास, अली नूर, हाँ शाहिद अली।
ठीक हो गया शायद भाई, डन है। आयरैक मेथड, शाबाश। वो ज़ोहेर जब तुम लेक्चर लोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। काजी फाइल से तो नहीं हो तुम? चलो, डोनट खाओगे हैं काजी? चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।